नमस्कार। हम आज देखेंगे डी और एफ ब्लॉक सिद्धांत के बारे में और ये भाग 1 है। आइए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी IITK.AC.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा है संक्रमण तत्वों के गुणों में सामान्य रुझान यानी कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड्स, जिसमें से पहला आता है हमारा परमाणु और आयोनिक त्रिज्या, परमाणुकरण की एंथैल्पी और आयनीकरण एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां यानी ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता की प्रवृत्तियां यानी स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, संकुल यौगिकों का निर्माण, उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, अंतरालीय यौगिकों का निर्माण यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन यानी मिश्र धातु निर्माण, और अंत में हम सारांश पे खत्म करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में समूह 3 से 12 यानी ग्रुप 3 से 12 के तत्व शामिल होते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल्स को 4 लंबे आवर्त में क्रमिक रूप से भरा जाता है। एफ ब्लॉक का निर्माण करने वाले तत्व वह होते हैं जिनमें 4f और 5f ऑर्बिटल्स को बाद के 2 लंबे पीरियड्स में क्रमिक रूप से भरा जाता है। यह तत्व थर्ड ग्रुप के औपचारिक सदस्य होते हैं जिनसे इन्हें आवर्त सारणी के एक अलग एफ ब्लॉक को विकसित करने के लिए निकाला गया है। पीरियोडिक टेबल से अलग एक एफ ब्लॉक रखा गया है जिसमें हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक तत्वों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनकी ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अधूरे भरे हुए हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें जो और लास्ट ऑर्बिटल होती है वो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, या तो पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड। मुख्य रूप से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तीन सीरीज होती हैं, 3 सीरीज होती हैं। फर्स्ट इज 3D सीरीज जिसमें आता है स्कैंडियम से जिंक तक। दूसरा होता है 4D सीरीज जिसमें आता है यूट्रियम से कैडमियम तक। और थर्ड होती है हमारी 5D सीरीज जिसमें आता है लेंथेनम से मरकरी तक। और सीजियम से ल्यूटिटियम तक को छोड़ के बाकी सारे जो ये 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज होते हैं, एक कंपाउंड इन 3 सीरीज में डिवाइडेड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। n हमारा इंटीजर हो सकता है और वो 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड d में जो 1 से लेके 10 तक वैल्यू आ सकती है, और s में 1 से लेके 2 तक वैल्यू आ सकती है। जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d10 ns2 होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते क्योंकि इनमें
पूरी तरह से भरे हुए d ऑर्बिटल्स होते हैं। आप देख सकते हो d में मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं और 10 ही इसमें फिल्ड होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी में। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए पार्शियली फिल्ड होना चाहिए d ऑर्बिटल, बट ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं काउंट करते। संक्रमण धातुएं यानी ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला आता है हमारा थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है NS2 N-1 D1। ठीक है, इसमें हमारे जो पूरी एक पीरियड है, आप लेफ्ट से राइट देखोगे तो पीरियड हो जाएगा और टॉप टू बॉटम देखोगे तो ग्रुप हो जाएगा। तो थर्ड ग्रुप में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, यूटेरियम एंड लेंथेनम। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N-1 D2, जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। और पहला एलिमेंट है हमारा टाइटेनियम, दूसरा है हमारा जिरकोनियम और थर्ड है हमारा हैफ्नियम। फिर आता है हमारा फिफ्थ ग्रुप यानी कि फिफ्थ समूह, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D3। तो आप देख सकते हो कि थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप में कॉन्जुगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं सक्सेसिव मैनर में। पहले D1 है थर्ड ग्रुप में, फिर फोर्थ ग्रुप में D2, फिर फिफ्थ ग्रुप में D3। फिफ्थ ग्रुप में हमारे 3 एलिमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है वेनेडियम V, दूसरा आता है हमारा नियोबियम यानी NB, और तीसरा आता है हमारा TA यानी टेंटलम। फिर आता है हमारा सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 N-1 D4। इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला है Cr यानी क्रोमियम, दूसरा है MO यानी मोलिब्डेनम, और थर्ड है हमारा W यानी टंगस्टन। टंगस्टन बल्ब्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। सेवेंथ ग्रुप, हमारा सेवेंथ समूह का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N-1 D5। इसमें हमारे 3 जो एलिमेंट्स हैं, पहला है Mn यानी मैंगनीज, दूसरा एलिमेंट है हमारा Tc जिसको हम बोलते हैं टेक्नेटियम, एंड थर्ड है हमारा Re यानी रीनियम। तो ये हमारे थर्ड से लेके सेवेंथ ग्रुप तक की बात हुई, जिसमें 3 एलिमेंट्स हमने देखे हर ग्रुप के और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर ग्रुप के साथ जो D के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड में D1 है और सेवेंथ में आप देख सकते हो D5 है। तो D1, D2, D3, D4, D5 थर्ड ग्रुप से सेवेंथ ग्रुप तक। उसके बाद हमारे आता है एट्थ ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। तो एट्थ ग्रुप जो है हमारा यानी एट्थ समूह जो है, उसमें हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D6। ठीक है, सेवेंथ ग्रुप में थी D5, एट्थ ग्रुप में हो जाएगी D6। इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं आयरन, Ru यानी रुबीडियम, रुथेनियम, सॉरी Ru यानी रुथेनियम, एंड OS दैट मीन्स ओस्मियम। फिर आता है हमारा नाइन्थ ग्रुप, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D7। और इसमें हमारे जो 3 एलिमेंट्स कवर होते हैं वो है, पहला है CO यानी कोबाल्ट, फिर है RH यानी रोडियम, एंड थर्ड है हमारा IR यानी इरिडियम। फिर आता है हमारा 10th ग्रुप। 10th ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, वो है NS2 N-1 D8। इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। पहला है निकल, Ni यानी निकल, Pd यानी पैलेडियम, और Pt यानी प्लैटिनम। फिर आता है हमारा 11th ग्रुप। 11th ग्रुप में भी 3 एलिमेंट्स हैं और हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D9। आप गेस भी कर सकते हो, 10th में D8 थी तो 11th में D9 है। इसमें जो हमारे 3 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, पहला है कॉपर Cu, दूसरा है Ag मतलब सिल्वर, एंड थर्ड है Au मतलब गोल्ड। फिर आता है हमारा 12th ग्रुप। 12th ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N-1 D10। ओके, इसमें हमारे 3 जो एलिमेंट्स हैं, पहला है जिंक, फिर है Cd यानी कैडमियम, थर्ड है हमारा एलिमेंट Hg यानी मर्क्यूरी।
तो ये आप देख सकते हो हमारे पास जो टेबल है इसमें है हमारे 8th ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक का पूरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप में कैसी होती है और 3 एलिमेंट्स उस ग्रुप के जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। कुछ अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखे जाते हैं, जैसे क्रोमियम। क्रोमियम में हम 3d4 4s2 के बजाय 3d5 4s1 लिखते हैं, क्योंकि 3d4 में जो 3d5 है उसमें 3d5 इज मोर स्टेबल, है ना, क्योंकि डी में हम मैक्सिमम सिंगल पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 भर सकते हैं और डबल पेयर 10 भर सकते हैं, राइट। तो 3d5 जो है वो हाफ फिल्ड आधी भरी हुई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए हम 3d5 4s1 को कंसिडर करते हैं। और दूसरा आता है कॉपर। कॉपर में हम 3d9 4s2 के बजाय 3d10 4s1 लिखते हैं, क्योंकि D10 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है D9 से, क्योंकि D10 इज फुल फिल्ड d ऑर्बिटल। तो 3d10 4s1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d9 4s2 से, इसीलिए हम उसको 3d10 4s1 लिखेंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण और उनकी प्रवृत्तियां की नीचे चर्चा की गई है। यानी हम अब देखने जा रहे हैं कि जो जनरल ट्रेंड्स या जनरल प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, वो क्या है। पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स विशिष्ट धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अलग अलग मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे उच्च तन्यता शक्ति यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नमनीयता यानी डक्टिलिटी आदि। उनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं वो हाई होते हैं, जो n-1 d इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण होते हैं। परिणाम स्वरूप मजबूत अंतर परमाणु बंधन होते हैं। तो n-1 d इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो हाई रहते हैं, और इसी वजह से उनकी जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। परमाणु और आयनिक त्रिज्या। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेफ्ट से राइट जाने पर निवल नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। इसके कारण एक दी गई सीरीज के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पहले 5 एलिमेंट्स के लिए घटती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज ट्रेंड शो करती है, और फिर सीरीज के अगले 5 एलिमेंट्स के लिए लगभग कांस्टेंट हो जाती है। ग्रुप पीरियड के अंत में परमाणु त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि होती है, यानी एटॉमिक रेडियाई में थोड़े इंक्रीज होता है अगर हम एंडिंग में देखें तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड बता रहे हैं कि अगर आप एक सीरीज में एक पीरियड में देखोगे एटॉमिक रेडियस, तो पहले तो वो क्या करता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस पहले 5 एलिमेंट्स के लिए घटता है, फिर बीच में जाके वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर अगले 5 एलिमेंट्स के लिए वो बढ़ जाता है, या फिर एंडिंग में वो थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का किसी भी पीरियड में अगर आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट के। 4D सीरीज के एलिमेंट्स की परमाणु और आयनिक त्रिज्या 3D सीरीज के संबंधित एलिमेंट्स की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि शेल की संख्या में वृद्धि होती है। तो 4D से 3D जब आप जाते हो तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया है वो क्या होगी, कंपैरेटिव ज्यादा होगी, क्योंकि शेल हमारी बढ़ रही है, इसीलिए तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। हालांकि हाउएवर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की रेडियस लगभग समान होती है, लेकिन 4D और 5D में अगर आप कंपेयर करोगे तो उन दोनों सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस लगभग समान होती है, और उनके भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होते हैं काफी हद तक। दूसरी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है परमाणुकरण एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो संक्रमण तत्वों में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनके परमाणुओं में, उनके एटम्स में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण उच्च परमाणुकरण एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, उनके एटम्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसीलिए उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी ज्यादा होती है। उनके पास मजबूत अंतर परमाणु संपर्क होते हैं यानी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और इसीलिए वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार संक्रमण तत्वों के गलनांक और गठनांक बहुत अधिक होते हैं, और इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण एंथैल्पी। संक्रमण तत्वों की पहली आयनीकरण एंथैल्पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होती है। यानी अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो जितनी एस ब्लॉक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जितनी पी ब्लॉक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उन दोनों की वैल्यू के बीच में कहीं लाई करती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक श्रेणी में बाएं से दाएं, यानी अगर आप एक सीरीज में देखोगे तो लेफ्ट से राइट तक आयनीकरण एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी परमाणु चार्ज में वृद्धि के कारण बढ़ती है। क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी लेफ्ट से राइट एक सीरीज में बढ़ती है। 3D ऑर्बिटल्स की पहली यानी फर्स्ट आयनीकरण एंथैल्पी में अनियमित प्रवृत्ति को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से 4s और 3D ऑर्बिटल्स की सापेक्ष ऊर्जा बदल जाती है। 5D सीरीज के लिए आयनीकरण एंथैल्पी का मान 3D और 4D श्रेणी की तुलना में अधिक होता है। 5D का सीरीज में जो आयनीकरण एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स की, क्योंकि जो 5D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें 4f इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उनकी कमजोर शील्डिंग इफेक्ट के कारण उनकी जो आयनीकरण एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। जिंक, कैडमियम और Hg की आयनीकरण एंथैल्पी मान असामान्य रूप से अधिक होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भरे हुए d ऑर्बिटल की अधिक स्थिरता के कारण। तो हमने अभी देखा कि जो जिंक, कैडमियम और Hg है, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो आयनीकरण एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान है, वैल्यू है, वो एबनॉर्मली ज्यादा होता है, क्योंकि पूरी तरह से भरे हुए जो d ऑर्बिटल्स हैं D10, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में प्रेजेंट होते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ D, राइट। इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। संक्रमण धातुएं यानी ट्रांजिशन मेटल्स परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, क्योंकि N-1d इलेक्ट्रॉन और Ns इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस कम होता है, जिसका अर्थ है कि दोनों ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग ले सकते हैं। पहली पंक्ति यानी फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट रो जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, फिर उसमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +3 और +6 दोनों, मैंगनीज की +2 एंड +7, आयरन +2 एंड +3, कोबाल्ट +2 एंड +3, निकल +2, कॉपर +2 और जिंक +2। तो ये फर्स्ट रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हैं अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। प्रत्येक आवृत्त में, हर पीरियड में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ जाएगी।
मध्य में अधिकतम मान प्राप्त होता है। अगर आप बीच में आते हो पीरियड के तो आपको जो वैल्यू है वो लगभग हाईएस्ट दिखेगी, ठीक है, हाईएस्ट चली जाती है, मैक्सिमम चली जाती है, और उसके बाद क्या होती है, घटती है और फिर घटती है। उदाहरण के लिए मैंगनीज जो 3D सीरीज का है, रुबीडियम जो 4D सीरीज का है, और ऑस्मियम जो 5D सीरीज का है, में जो ऑक्सीडेशन अवस्था है यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनका अधिकतम जो मान है, अधिकतम वैल्यू है वो कितनी है, +7, +8 और +8। मैंगनीज की +7, रुबीडियम की रुथीनियम की +8 और ऑस्मियम की +8। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं यानी +2 और +3 में सामान्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है जो अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे +2 और +3, तो वो यूजुअली आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक होते हैं यानी कोवेलेंट होते हैं। निकेल और आयरन, निकेल कार्बोनाइल और आयरन कार्बोनाइल में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। निकेल और जो आयरन है वो अपने इस कॉम्प्लेक्स में, निकेल कार्बोनाइल और आयरन कार्बोनाइल में, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रॉन विभव में प्रवृत्तियां। ठोस धातु परमाणुओं के M2 पॉजिटिव आयनों में परिवर्तन के दौरान विभव अंतर उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यदि पहली और दूसरी आयनीकरण एंथैल्पी का योग हाइड्रेशन एंथैल्पी से अधिक है तो मानक विभव यानी E0 M2 पॉजिटिव M सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी कम होगी, और इसके विपरीत एंड वाइस वर्सा। मतलब एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा तो पहला कम होगा। सामान्यतः एक आवृत्त में विद्युतनात्मक चरित्र में कमी होती है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में डिक्रीजेस ट्रेंड देखा गया है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थिरता की प्रवृत्ति, यानी स्टेबिलिटी में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, जैसे कि TiX4, VF5 और क्रोमियम F6 में वो प्राप्त होते हैं। मैंगनीज के लिए +7 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य हैलाइड्स में नहीं पाई जाती है, लेकिन MnO3F ज्ञात है, और Mn के बाद यानी मैंगनीज के बाद किसी भी धातु का ट्राई हैलाइड्स नहीं होता सिवाय FeX3 और कोबाल्ट F3 के। श्रेणी में ऑक्सीकरण शक्ति का बढ़ता क्रम है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर देखोगे तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो है सबसे ज्यादा MnO4 नेगेटिव में, फिर Cr2O7 नेगेटिव में, और सबसे कम है VO2 पॉजिटिव में। संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल उनके फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों में पाई जाती है, क्योंकि उनकी उच्च विद्युतात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और छोटे परमाणु आकार, स्मॉल एटॉमिक साइज के वजह से। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में फ्लोरीन अस्थिर होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन अनस्टेबल है, जबकि हालांकि कॉपर 2 हैलाइड्स ज्ञात हैं जिनमें CuF2 शामिल है सिवाय आयोडाइड के। रिएक्शन 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 4I नेगेटिव हमें दे रहा है Cu2I2 प्लस I2। अधिकांश कॉपर फर्स्ट यौगिक जलीय घोल में अस्थिर होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं, और अनुपातहीनता से गुजरते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। 2Cu पॉजिटिव गिविंग अस Cu2 पॉजिटिव प्लस कॉपर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेवेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि n से हम डिनोट करते हैं द्वारा निर्धारित होता है, जो दिया जाता है μ इज इक्वल्स टू √NN+2 BM बोर मैग्नेट है।
द्वारा दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जहाँ पे जो n है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं हमारे एलिमेंट के अंदर। पैराचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। प्रत्येक ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो उसके स्पिन कोणीय संवेग यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा होता है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो पदार्थ डायमैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। वे पदार्थ जो फील्ड में अप्लाइड फील्ड द्वारा बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं और उनके डोमेन एक दिशा में संरेखित होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, दे आर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। 8th फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी रंगीन आयनों का निर्माण यानी कलर्ड आयंस फॉर्मेशन। डी ऑर्बिटल लाइगेंड्स की उपस्थिति में गैर अपघटित होते हैं यानी नॉन डीजेनरेटेड। लाइगेंड्स के प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल्स है वो नॉन डीजेनरेटेड होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा डी ऑर्बिटल में उत्तेजित होता है तो आवश्यक तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा अवशोषित होती है और शेष प्रकाश बाहर प्रसारित होता है। यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पर एक्साइट करते हैं तो जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है जो उस ट्रांजिशन के लिए एक्साइटेडनेस के लिए चाहिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक, उस वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी की जो प्रकाश है, बाकी की जो लाइट है वो बाहर प्रसारित हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है। इसीलिए देखा गया रंग अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग के अनुरूप होता है। इसीलिए जो हमने रंग देखा उस प्रोसेस में जो कलर ऑब्जर्व हुआ वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वो जो लाइट ऑब्जर्व हुई उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है। V2O5 में V+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। D0 के बावजूद यह एक रंगीन यौगिक है यानी कलर्ड कंपाउंड है। यह रंग क्रिस्टल लेटिस में डिफेक्ट्स के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें D0 मतलब डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो कोई भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो वेनेडियम है वो +5 ऑक्सीडेशन में है और V2O5 एक कलर्ड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो कलर ये दिखा रहा है ये डिफेक्ट्स इसके क्रिस्टल लेटिस में जो है उसकी वजह से है, ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई उसके जो लाइट का कलर था उसकी वजह से। कुछ संक्रमण तत्व चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण रंगीन होते हैं और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो अपने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण कलर्ड होते हैं। 9th फिजिकल प्रॉपर्टी आती है जटिल यौगिकों का निर्माण यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आकार छोटा होता है और उच्च नाभिकीय आवेश होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, जो लाइगेंड्स से इलेक्ट्रॉनों के अकेले जोड़ी को स्वीकार करने में सहायक होता है। इसीलिए वो आसानी से लाइगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके पास उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्ष होते हैं। उनके पास हाफ फील्ड या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके पास अप्रोप्रिएट एनर्जी होती है ताकि जब इलेक्ट्रॉनों की अकेली जोड़ी को समायोजित किया जा सके तो वो हो पाए। और इस प्रकार बड़ी संख्या में जटिल यौगों का निर्माण होता है और इसी तरीके से जो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो बनते हैं। 10th फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। संक्रमण धातुओं में विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अपनाने और जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए इन्हें उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें एज अ कैटलिस्ट हम रिएक्शंस में यूज करते हैं। संक्रमण धातुएं अभिकारक को अवशोषित करने के लिए बड़ी सतह क्षेत्र भी प्रदान करती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं रिएक्टेंट को ताकि उस पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब हो पाए अच्छे से और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन पाए एक रिएक्शन में।
11th फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी अंतःस्थलीय यौगिकों का निर्माण यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। गैर धातुओं नॉन मेटल्स हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के छोटे परमाणु संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलीय ठोस के रिक्त स्थानों में फिट होते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। यानी जो नॉन मेटल के स्मॉल एटम्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड के वॉइड्स में, जो बीच बीच में गैप्स हैं उनके जो वॉइड्स हैं उसमें फिट हो जाते हैं वो स्मॉल एटम्स नॉन मेटल्स के, और इस तरीके से हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन यौगिकों की वो निम्नलिखित हैं। इनके गलनांक कुछ होते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के शुद्ध धातुओं की तुलना में, प्योर मेटल्स की कंपैरिजन। ये बहुत कठोर होते हैं यानी हार्ड होते हैं। कुछ बोराइड्स कठोरता में हीरे के निकट होते हैं। इवन अगर आप बोराइड्स को देखें तो उनकी जो हार्डनेस है वो लगभग लगभग डायमंड जितनी होती है। डायमंड बहुत हार्डेस्ट एलिमेंट है अर्थ पे, तो बोराइड्स की कुछ बोराइड्स की जो हार्डनेस वैल्यू है, हार्डनेस अमाउंट है, वो डायमंड जितना होता है। ये धात्विक चालकता बनाए रखते हैं यानी मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करके रखते हैं। इनकी वजह से मेटेलिक कंडक्टिविटी हो सकती है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं यानी केमिकली इनर्ट, इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करते इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। 12th हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एलॉय फॉर्मेशन यानी मिश्र धातु निर्माण। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समरूप ठोस विलयन है, यानी एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिले हुए हैं वो एलॉय होता है। संक्रमण धातुओं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आकार लगभग समान होता है, सेम साइज होता है, इसीलिए पिघले हुए रूप में वे एक दूसरे की क्रिस्टलीय संरचना में फिट हो सकते हैं। यानी मोल्टन फॉर्म में वो एक दूसरे के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट हो सकते हैं और एलॉय बना सकते हैं। जैसे पीतल यानी ब्रास, तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। कांस्य यानी कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा आदि। हमने आज जो भी पढ़ा, आज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए वो हैं, पहला है संक्रमण तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या एक आवृत्त में बाएं से दाएं घटती है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो अगर आप अक्रॉस अ पीरियड देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो वो डिक्रीज होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि हैं +2 और +3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट तक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्थिरता बढ़ती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और एक समूह में यानी ग्रुप में टॉप से बॉटम तक भी वह बढ़ती है। तो पीरियड और ग्रुप दोनों में अगर आप देखोगे तो पीरियड में लेफ्ट से राइट, ग्रुप में टॉप से बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कई संक्रमण तत्व अपने डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय होते हैं। यानी बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनके डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उन्हें ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स कई संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन्स बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर रंग की तीव्रता एक आवृत्त में बाएं से दाएं बढ़ती है। लेकिन अगर उनकी इंटेंसिटी देखें कि कलर की इंटेंसिटी जो शो कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो अलोंग अ पीरियड लेफ्ट से राइट तक बढ़ती है इंटेंसिटी। मजबूत धात्विक बंधन यानी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाने की क्षमता, कैपेबिलिटी के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स से, दूसरे मेटल के साथ मिश्र धातु बनाते हैं। तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो कनेक्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और इसी तरह हमारा एलॉय फॉर्मेशन होता है मजबूत धात्विक बंधन की वजह से मिश्र धातु का निर्माण।
धन्यवाद।